हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसने नहीं देखा है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डच एंड मराठा एम्पायर, फ्रेंच एंड मराठा एम्पायर। पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है पोर्चुगीज एंड मराठा एम्पायर। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले देख लें। फर्स्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे डच एंड मराठा एम्पायर को। इट वॉज इनएविटेबल फॉर द डच टू हैव अ कॉन्टैक्ट विद द मराठा रूल व्हेन दे एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन वेंगुर्ला। आपको ये याद रखना है, डच की फैक्ट्री, डच ने यहाँ पर फैक्ट्री कब बनाई थी? 1649 के अंदर वेंगुर्ला के अंदर। तो अब जब इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है वेंगुर्ला के अंदर बना ली थी, तो ऐसा तो होना ही था कि ये मराठा के कॉन्टैक्ट में आने वाले ही हैं। ऐसा अनिवार्य ही था, बोल सकते हैं आप कि ऐसा होने ही वाला था। डच जो है आप कॉन्टैक्ट में आएंगे ही मराठा रूल के, क्योंकि अपनी उन्होंने फैक्ट्री वेंगुर्ला के अंदर इस्टेब्लिश कर ली है 1649 के अंदर। अब जब 1649 के अंदर इन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली, उसके बाद में जो इनका ट्रेड है, डच का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ, बहुत ज़्यादा जो है फल फूल रहा था उनका ट्रेड। लेकिन क्या होता है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज अटैक करते हैं कुडल के ऊपर, जब ये अटैक करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, तो जो डच का जो ट्रेड है ना उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। पहले वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हो रहा था, बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हो रहा था, लेकिन जब वो अटैक करते हैं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज अटैक करते हैं कुडल के ऊपर, उसके बाद में जो है डच का ट्रेड थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है उनके ट्रेड के ऊपर। 1665 के अंदर आप देखेंगे कि मुगल गवर्नर जो सूबेदार हैं, उन्होंने डच से कहा कि आप हमें हेल्प करिए, हमें क्या करना है, मराठा के जो नेवल फोर्सेस है ना उसको डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन इन रिटर्न जब डच क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। डच रिफ्यूज टू हेल्प। तो डच ने मना कर दिया यहाँ पर सीधे सीधे कि हम भाई आपकी हेल्प नहीं करेंगे, मुगल गवर्नर को मना कर दिया। अब इसके बाद जो है छत्रपति शिवाजी महाराज परमिशन देते हैं और अलाउ करते हैं डच को कि वो अपनी फैक्ट्री जो है डबोल के अंदर बना सकते हैं। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, सम और द अदर रीजंस की वजह से, और कुछ कारण है इसके पीछे कि ये जो फैक्ट्री है कभी फंक्शन नहीं कर पाई। ठीक है, इट नेवर फंक्शनड। द पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन डच एंड मराठा केप्ट चेंजिंग टू सूट द नीड ऑफ द टाइम। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय की मांग थी, वैसे वैसे जो है इनके जो रिलेशन थे छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठास और डच के, ये एवर चेंजिंग थे। सेकेंड सैक ऑफ सूरत के टाइम पर बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं मराठास। जो डच की फैक्ट्रीज होती हैं वो बिल्कुल भी जो है उनको हार्म नहीं करते हैं। मराठा डिड नॉट हार्म डच फैक्ट्री व्हेन दे रैंसैक्ड सूरत फॉर द सेकेंड टाइम। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ जब कर्नाटक का कैंपेन होता है, तो यहाँ पर इंश्योर किया जाता है डच की जो फैक्ट्रीज होती है उनकी जो सेफ्टी होती है उसको इंश्योर किया जाता है जब कर्नाटक का कैंपेन होता है। और इसी के साथ साथ उनको क्या दिया जाता है, ये याद रखो, उनको ट्रेडिंग परमिट्स भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग परमिट्स भी दे दिए जाते हैं, ट्रेडिंग परमिट्स भी दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जब मराठास इतना ज़्यादा जो है डच को सपोर्ट कर रहे हैं, डच की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी फैक्ट्रीज को कुछ नहीं होना चाहिए, उनकी जो सेफ्टी है वो इंश्योर करते हैं। एट द सेम टाइम आपने देखा कि जब सेकंड सैक ऑफ सूरत के टाइम पे भी डच की फैक्ट्री को उन्होंने हार्म नहीं किया, और कर्नाटक के कैंपेन में भी उन्होंने बिल्कुल भी जो है डच की फैक्ट्रीज को हार्म नहीं किया और उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया, और उसके साथ साथ उनको ट्रेडिंग परमिट्स भी दे दिए। अब जब एक पर्सन आपके लिए इतना कर रहा है, तो इन रिटर्न अब डच को क्या करना है, अब डच की बारी आती है। आपको पता है जब आप किसी को गिफ्ट देते हो आप, तो वो इन रिटर्न में भी आपको गिफ्ट मिलता है। मतलब समझिए जब आपका बर्थडे है तो आपको गिफ्ट मिलेगा, तो आप इन रिटर्न में भी तो रिटर्न गिफ्ट भी देते हो ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही बात है। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने डच की फैक्ट्रीज को बिल्कुल हार्म नहीं करा और डच की फैक्ट्री की सेफ्टी इंश्योर करी। अब डच की बारी आती है, डच क्या करते हैं, डच अब यहाँ पर पे करते हैं ट्रिब्यूट टू जी छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ पर इन रिटर्न में क्या करा है, डच ने पेड किया है ट्रिब्यूट टू दी छत्रपति शिवाजी महाराज। डच फैक्ट्रीज बनाते हैं पोर्ट नोवो, परंगीपेटाई, तेलंगानापत्तम, देवांगपत्तिनम, और ये अनहार्म्ड
बाय द शिवाजी महाराज, मीन्स इनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट है फ्रेंच एंड मराठा एम्पायर। 1668 के अंदर फ्रेंच इस्टेब्लिश करते हैं अपनी फैक्ट्री राजापुर के अंदर। छत्रपति शिवाजी महाराज इन्हें परमिशन दे देते हैं, तभी ये राजापुर में जो है अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि परमिशन मिल जाती है छत्रपति शिवाजी महाराज से। 1668 याद रखना है सबको। अब इन रिटर्न क्या करते हैं फ्रेंच, सप्लाई करते हैं एम्यूनिशन टू दी स्वराज्य। अब आपने देखा कि ये लोग सप्लाई कर रहे हैं एम्यूनिशन स्वराज्य को, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फ्रेंच की फैक्ट्रीज है उसको भी कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। सेकेंड सैक ऑफ सूरत के टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज उनको बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं। इन रिटर्न अब यहाँ पर पहले देखो फ्रेंच की फैक्ट्री को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, तो अब इन रिटर्न फ्रेंच क्या करेंगे, रिटर्न में उनको बिग ट्रिब्यूट देंगे। एंड द फ्रेंच पेड अ बिग ट्रिब्यूट टू देम। उसके बाद में आप देखोगे कि 1677 के अंदर गवर्नर जनरल फ्रैंकोइस मार्टिन ऑब्टेन करते हैं परमिशन फॉर ओपनिंग अ फैक्ट्री और एंड इट्स सेफ्टी। गवर्नर जनरल फ्रैंकोइस मार्टिन ऑफ पुदुचेरी, इनको परमिशन मिल जाती है कि अब ये जो है अपनी फैक्ट्री को ओपन कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ इसकी जो सुरक्षा, ठीक है, वो भी इनको अश्योर किया जाता है कि आपको जो है हम सेफ्टी भी देंगे। सेफ्टी भी यहाँ पर इनको पूरा का पूरा अश्योरेंस दे दिया जाता है सेफ्टी का। इसके बाद में सदर्न कैंपेन होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का, और मराठा सुप्रीमसी इस्टेब्लिश हो जाती है कोरोमंडल के ऊपर। कोरोमंडल और कोरोमंडलम दोनों भी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है। ऑन द कोस्ट ऑफ कोरोमंडलम मराठा सुप्रीमसी इस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश और फ्रेंच की जो बीच में जो राइवलरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये दोनों जो है इंटरफेयर करने लगते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकल किंगडम। जो लोकल किंगडम थे इंडिया के अंदर, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था ना, जो काम काज जो चलता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर इंटरफेयर करना, टांग अड़ाना चालू कर देते हैं लोकल किंगडम के अंदर। कौन करता है? ब्रिटिश और फ्रेंच की याद रखते हैं। निज़ाम के कोर्ट के अंदर अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ इम्पार्टिंग मिलिट्री ट्रेनिंग। उसके बाद में आप देखोगे इब्राहिम खान गार्दी अ मर्सनरी ट्रेंड अंडर द फ्रेंच वॉज हायर्ड बाय सदाशिवराव भाव पेशवा इन दी मराठा आर्मी एज अ चीफ ऑफ आर्टिलरी। आर्टिलरी मीन्स जो तोपखाने होते हैं वो। तो मर्सनरी का मतलब होता है एक सोल्जर जिसको अगर आप मीन्स पे करोगे तो आपके साइड से फाइट करेगा। ऐसा होता था पहले कि इरेस्पेक्टिव ऑफ रीजन रिलीजन, ठीक है, वो जो पर्सन होता है, वो जो सोल्जर होता है, वो पेड सोल्जर होता है, वो किसी के भी साइड से फाइट कर सकता है जहाँ पर उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे इब्राहिम खान गार्दी अ मशीनरी ट्रेंड अंडर द फ्रेंच वॉज हायर्ड बाय, इनको हायर किया था सदाशिवराव भाव ने, भाव पेशवा ने मराठा आर्मी के अंदर एज अ चीफ ऑफ आर्टिलरी। मीन्स ये पेड थे, इनको हायर किया गया था। In the third battle of Panipat, Maharji Shinde had observed the Ibrahim Khan's skill. इनकी स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जर्व करते हैं महाजी शिंदे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर, और इनकी जो स्किल्स थे इसकी वजह से इंस्पायर्ड बाय इट, he built a trained army with the help of D. Boeing, a French military trainer, and also established a well-equipped artillery. और इन्होंने वेल इक्विप्ड आर्टिलरी भी यहाँ पर इस्टेब्लिश कर ली। महाजी शिंदे कुड इस्टेब्लिश मराठा पावर इन दी नॉर्थ इंडिया। इन्होंने जो अपनी इतनी अच्छी ट्रेंड आर्मी इस्टेब्लिश कर ली थी, ठीक है, इतनी अच्छी इनकी आर्मी इस्टेब्लिश हो गई थी, जिसकी वजह से महाजी शिंदे ने इस्टेब्लिश किया था मराठा पावर नॉर्थ इंडिया के अंदर। और इसी के साथ साथ वो सक्सेसफुल भी हुए थे ब्रिटिशर्स को उनके कंट्रोल के अंदर लाने के लिए, ठीक है, उनके अंडर में अब यहाँ पर ब्रिटिश आ गए थे। He was also successful in keeping the British under control। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने जब अपनी वेल इक्विप्ड आर्मी इस्टेब्लिश करी तो नॉर्थ इंडिया के अंदर भी इन्होंने जो है अपना पावर इस्टेब्लिश किया मराठास ने, और इसी के साथ साथ सक्सेसफुल हुए ब्रिटिशर्स को अपने कंट्रोल के अंदर लाने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बात करेंगे ब्रिटिश और मराठा एम्पायर की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।